जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए हाई स्कूल मैथ का उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोगों से पूछे ही जाते हैं। तो आप सब वीडियो पे बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करेगा। इस वीडियो में आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा और हर चैप्टर के उन सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का मैंने लिया है, ठीक है, नाव और धारा से। चूंकि एक क्वेश्चन आप लोगों को नाव और धारा से जरूर मिल जाता है, तो आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, ठीक है, 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जब आप लोगों को धारा और नाव से क्वेश्चन बने तो पहले देखिए, इसमें जब भी आप लोगों से कहे कि आने और जाने में लगा समय, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जाने में कितना समय लग रहा है और आने में कितना समय लग रहा है, दोनों समय को जोड़ दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन को सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग नाव जो धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं तो क्या करना है कि नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ लेना है, और जब उल्टा वापस दिशा में आने लगे विपरीत दिशा में तो नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करना है, घटा लेना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले यहाँ निकालते हैं कि नाव धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि धारा की दिशा में धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है, पहले आप सब ऐसे निकाल लेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, इतना कर लीजिए पहले आप। तो देखिए, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों से पूछा क्या था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि माना धारा की चाल, ठीक है, x किलोमीटर मान लीजिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना मान लीजिए। आप क्या कर रहे हैं कि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी। तो देखिए, जब भी आप धारा की दिशा में नाव की चाल निकालिएगा तो धारा की चाल और उसमें नाव की चाल को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ क्या दिया था, नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव की चाल तो पता है 8 है और धारा की चाल हम सब माने हैं x है, तो 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या करेंगे कि नाव की चाल में से क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा लेंगे, तो आपका इतना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए हम सब निकालते हैं कि धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है, फिर वापस आने में कितना समय लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, तो समय बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी थी, धारा की दिशा में कितना गए थे, 22 किलोमीटर, तो 22 हमारा दूरी हो गई, दूरी बटे क्या लिखना है, चाल। तो धारा की दिशा में चाल कितना निकाले हैं, 8 + x, तो 8 + क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, ठीक है, लगा समय। ठीक, तो धारा के विपरीत दिशा में देखिए, धारा के विपरीत दिशा में कितना गया था, 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ लिखा है धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, तो दूरी आपका कितना हो गया, 15, और धारा की विपरीत दिशा में बताएं तो निकालें चाल आप कितना था, 8 - x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि आने और जाने में लगा समय कितना था, कुल टोटल कितना था, 5 घंटे। तो ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, दोनों समय को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 घंटा। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि जाने में लगा समय और आने में लगा समय का, ठीक है, कुल कितना लग रहा है 5 घंटे। तो देखिए ये आपका था जाने में लगा समय 22/x प्लस 8 प्लस x प्लस, अब क्या करेंगे 15/8 माइनस x इक्वल टू कुल कितना लगा था 5 घंटे। दोनों समय को जोड़ दिए तो कितना आना चाहिए हमारे पास 5 घंटे। अब देखिए अगर आपको भिन्न का जोड़ा था तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, नीचे का नीचे कर लीजिए। तो चलिए 22 का गुणा 8 में करते, देखिए 8 दूना 16, ठीक, 8 दूना 16 और एक हासिल कितना हो गया 17, माइनस आ गया 22 का, अब x में गुणा करेंगे तो 22x आपका आ जाएगा, प्लस अब 15 का इसमें करेंगे तो 15 8 120 और प्लस 15x होल बाई कर लेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए सिर्फ चिन्ह बदला है, बाकी सब वही है। तो जब ऐसा मैटर आए तो आप लोगों को क्या करना है कि माइनस वाले का दोनों का वर्ग कर लेना है। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 माइनस x का वर्ग कितना हो जाएगा x², ठीक है, इक्वल टू आपका 5 है तो 5 को लिख रही है। अब क्या करना है तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले हल कर लीजिए इसको। देखिए 176 और 126 दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 100 और 100 200 पहले हो गया। अब 76 और 20 कितना हो गया 96, तो 200 कितना हो गया 96, ठीक है। अब देखिए माइनस का 22x में से 15x घटा लेंगे तो माइनस का हमारे पास कितना बच जाएगा, ठीक है, 15 और 7 घटा 7 आ जाएगा यहाँ पे 7x। अब बटे कितना हो जाएगा 64 माइनस x² इक्वल टू आपका कितना हुआ 5/x, ठीक है। अब देखिए अब तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए 5 चौके 20, ठीक है, फिर 5 छक्के 30 और 2 हासिल कितना हो गया 32, 320 हो गया, माइनस 5x², ठीक, इक्वल टू एक का गुणा करेंगे तो वहीं रहेगा, तो 296 माइनस 7x हो गया इतना। अब देखिए क्या करते हैं कि सबको उठा के उस साइड कर देते हैं, तो ये इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हमारा हो जाएगा 5x², ठीक है। अब माइनस का 7x ऑलरेडी उधर पड़ा है, ठीक। अब 320 को लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 320 में से इसको घटा लेंगे तो देखिए यहाँ 320 में से 296 घटा लीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1 बचा 11 हो गया, 2 हो जाएगा तो कितना आ गया आपका 24, तो माइनस का कितना हो जाएगा 24 और इक्वल टू में क्या बचा इधर, अब उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए जैसे आप फैक्टर करते हैं गुणनखंड वैसे इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 24 का गुणनखंड 24 का गुणा कहाँ करना है 5 में, तो 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया और 5 दूना 10 और 2 हासिल कितना हो गया 12। तो 120 के खंड के द्वारा क्या लाना है 7 लाना है, तो 15 8 120 होता है, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हमारे पास बच भी जाएगा और गुणा करेंगे तो 120 भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए खंड कितना कितना बना था 15 और 8, तो 5x² माइनस 15x प्लस यहाँ क्या कर लेंगे 8x इसमें जोड़ लेंगे तब ना, देखिए 1 प्लस 1 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस 24 इक्वल टू आपका 0। अब दो का जोड़ा बना के यहाँ पर क्या करते हैं कामन ले लेते हैं, तो देखिए इसमें से हमारा क्या कामन हो रहा है 5 और 1 x कामन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा x माइनस यहाँ से 3 बच गया, प्लस अब इसमें से 8 कामन ले लीजिए तो x माइनस कितना बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 3 हमारा कामन हो गया तो x माइनस 3 को कामन ले लेते हैं, बचा क्या 5x प्लस 8 5x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 फिर एक बार इसके बराबर 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लिया एक बार क्या करना है 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू इसको साइड कर देंगे माइनस और 5 हमारा कहाँ जाएगा बटे में, तो ये माइनस में आ गया तो इसको लिख लीजिए क्या अमान्य, ठीक, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तो 3 को भेज दीजिए उस साइड, तो x बराबर कितना आ गया 3, तो x हम लोग क्या माने थे धारा की चाल, तो यहाँ निकल के आगे उत्तर हम सब लिख देंगे अतः धारा की चाल, ठीक है, कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब आपका सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैंने ऊंचाई दूरी से लिया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, आप लोगों को मैं चैलेंजली बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को देना ही देना है। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान और सड़क के दूसरी ओर मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश हैं।
यदि मकान की लंबाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम सबको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए सड़क के एक ओर स्थित मकान और दूसरी ओर क्या है, मीनार है। तो सबसे पहले एक सड़क बना लेनी है, एक साइड मकान खड़ा कर देना है और दूसरी साइड क्या कर देना है, मीनार को। जैसे मैंने देखिए यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, तो इस फिगर को आप देख कर समझ सकते हैं। देखिए ये आपका एक सड़क है, ये सड़क है, ये मैंने एक मीनार, ठीक है, ये मकान आपका है, ये आपका मकान है, ये क्या है, मकान, और आपका जो दूसर की साइड है ये क्या है, मीनार है। देखिए ये वाला आपका क्या है, मीनार। तो क्वेश्चन क्या करा था कि एक सड़क के एक ओर मकान और दूसर की ओर क्या है, मीनार। अब कह रहा है मीनार के शिखर से मकान के छत, देखिए अब मकान का छत यहाँ होगा, तो शिखर से मकान के छत का अवनमन कोण 45 अंश। जब यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है तो अवनमन कोण कितना आ रहा है, 45 अंश। और जब मीनार के शिखर से मकान के आधार को देखा जा रहा है तो अवनमन कोण कितना आ रहा है, 60 अंश आ रहा है। तो देखिए जब ये 45 अंश है तो आपका ये भी 45 अंश हो जाएगा एकांतर कोण के कारण, ठीक है। अगर पूरा 60 अंश है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, 60 अंश, ठीक है। अब देखिए इस दूरी को हमने मान लिया है x है, और इसमें दिया था कि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये मीनार की ऊंचाई हम सबको ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो देखिए जब इतना 10 है तो इतना यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, तो हम पूरी ऊंचाई को मान लिए हैं क्या, h है। तो देखिए पूरी ऊंचाई h है और इतना 10 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इस पूरे h में से अगर इस 10 को घटा देंगे तो हमारे पास ये ऊंचाई पता हो जाएगा इतना d, और ये आपका जो है c, ये c है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो पूछा था उसको मान लेना है। तो यहाँ मानिए कि माना, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है, h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ दर्शा देंगे कि ए क्या है, मकान है, ए ई मकान है, ठीक है। तथा देखिए ए बी के बीच की दूरी कितनी है, x, तो ए बी के बीच की दूरी क्या है, x है, ठीक है। और हमारा जो था बी डी, ये क्या है, मीनार है, ठीक है, बी डी मीनार है, ठीक। अब इतना करने के बाद क्या करना है, अब आप लोगों को दो समकोण त्रिभुज लेना है और जिसमें आप सबको कोण दिया हो और उन्हीं को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे, इसमें ए बी डी में, देखिए ये बड़ा वाला दिख रहा है ना, तो इसमें तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए आपको क्या दिया है, ये लंब का मान पता है और ये आधार का मान पता है। जब लंब और आधार दिया हो तो किसका फार्मूला होता है, टैन या कॉट का। तो चाहे जिसको लेकर चलेंगे, तो चलिए हम सब टैन लेकर चलते हैं। तो टैन कितना लेकर चलेंगे, जो कोण दिया रहेगा 60 अंश, तो टैन 60 अंश। अब सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमने हालू माने थे, h माने थे, और आधार क्या है, x है, तो h बटा क्या हो जाएगा, x। अब देखिए टैन 60 की वैल्यू को रख दीजिए, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू h बटे x। अब तिरछे तिरछे गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3x हो जाएगा, इक्वल टू एक का गुणा h में करेंगे तो h रहेगा। अब यहाँ x हमको नहीं, कुछ x का मान नहीं निकालना, हम लोग को h का मान निकालना। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। जो पूछा जाए वो आप मत निकालिए, उसका विपरीत निकालिए। देखिए x हम लोग को नहीं जरूरत है तो x का मान ही निकाल लीजिए यहाँ से। तो करड़ी में 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो h बटा करड़ी में क्या हो जाएगा, 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो ये ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा था DCE में, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, DCE में, समकोण त्रिभुज DCE में। अब देखिए इसमें भी लंब हमारा क्या था, h-10 था, आधार कितना था, x था। तो फिर से वही लिखेंगे, टैन कितना लेकर चलेंगे, टैन अब लेकर चलना है 45 अंश, क्योंकि 45 अंश दिया था, तो h-10 होल बाई x। टैन 45 का मान रख दीजिए, 1 बटे में कर लीजिए ताकि तिरछे तिरछे गुणा भी करना है, तो h-10 बटे x, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करें, तिरछे गुणा कर लीजिए,
तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x इक्वल टू, ठीक है, h माइनस 10। अब जो x का मान निकाले थे यहाँ ला करके इसको रख देना है। तो चलिए इसमें रख देते हैं, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। तो देखिए x बराबर क्या निकल के आया, h माइनस 10। अब x का मान निकाले हैं, यहाँ रख दीजिए, h बटे करड़ी में 3 इक्वल टू h माइनस 10। अब तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा h में करेंगे तो h, इसका गुणा इसमें करेंगे तो करड़ी में 3h माइनस इसका फिर करेंगे तो 10 करड़ी में 3, ठीक है। अब क्या काम करें कि इस 10 को 10 करड़ी में 3 को इधर कर लीजिए और इस h को उस साइड कर लीजिए। तो जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए उधर क्या बचेगा, √3h बचेगा, इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हमारा h हो जाएगा, इक्वल टू इसको इस साइड लाए हैं तो प्लस हमारा क्या हो गया 10 करड़ी में 3, ठीक है। अब इसमें से h कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10 करड़ी में 3, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, अब h का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये हमारा कहाँ जाएगा, बटे में। तो 10 करड़ी में 3 बटे में क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1। अब हर का परमेयीकरण कर दीजिए। हर का परमेयीकरण क्या होता है कि जो चिन्ह रहता है उसका विपरीत चिन्ह, ठीक है। माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे और संख्या वहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का 10 में कितना हो गया 30 हो गया आपका, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 10 करड़ी में 3। अब देखिए नीचे क्या करना है, माइनस फिर आ गया, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो 3 माइनस 1। अब दोस्तों क्या करिए, ऊपर से 10 कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लेंगे तो 10 3 30 हो गया, प्लस ये करड़ी में 3 बचा रह गया, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 3 में घटा लेंगे 2, तो ठीक है 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 पंजे 10 तो 5 आ गया, और इंटू में 3 प्लस करड़ी में 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन था, मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा था, तो मीनार की ऊंचाई इतना, ठीक है, इतना मीटर आप छोड़ दीजिए, या इसको और आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दीजिएगा, करड़ी में 3 का मान रख के जोड़ के गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर अगर आंसर छोड़ देंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए 5 3 15 हो गया, प्लस 5 करड़ी में 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए 15 प्लस अब 5 इंटू करड़ी में 3 का मान रख दीजिए आप, ठीक है, 1.732, ठीक है। अब देखिए 15 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 3 15 और एक कितना हो जाएगा 16, 5 7 35 और एक 36, 5 कम 5 और 3 हासिल 8, 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसका ठीक है जोड़ लीजिए, तो 15 और 8 कितना हो गया, ठीक है 8 23 हो गया, 23.66 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये टीटी मार्क करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दीजिए आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों का जो है संख्याओं से संबंधित लिया है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संख्याओं संबंधी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। देखिए 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें बात कर रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या है, ये नहीं कि 2 संख्या नहीं है, 2 अंकों से बनी संख्या है। जब 2 अंकों से बनी संख्या वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो सबसे पहले उसको मान लेना है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है, और संख्या एक बना लेनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिख करके अब यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक y है, ठीक है। इतना मान लेंगे। जब इतना मानने के बाद अब क्या करेंगे, संख्या बना लेंगे। अतः संख्या, अब हमको संख्या चाहिए ना, तो संख्या कैसे बनाएंगे, तो देखिए संख्या आपका देखिए इकाई x था, दहाई 10 होता है, और दहाई में y भी ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, संख्या। तो संख्या बन गई। अब क्या कर रहा था, देखिए 2 अंकों की बनी एक संख्या, 2 अंकों की बनी संख्या हम लोग बना लिए, एवं उसके अंकों को उलटने पर, अब क्या करा, इसके अंक जो हैं इसको आप पलट दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि अंकों के क्रम को उलटने पर,
उलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, तो अंक उलट देखिए 10 यहाँ था, 10 को यहाँ कर दीजिए, तो 10 को जब वहाँ करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए y बचेगा और प्लस जो 10 इस साइड था अब कहाँ हो जाएगा x के बगल में। ठीक है, तो संख्या जो उलट दिए तो ये संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब देखिए ये क्या करा था कि 2 अंकों से बनी एक संख्या जो बनाए हैं और उसके अंकों को उलट देने पे प्राप्त संख्या, तो दोनों संख्या हमको पता हो गई। अब करें इन दोनों का योगफल 66 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, शर्त के अनुसार लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली, ठीक है, शर्त के अनुसार, ठीक, पहली शर्त के अनुसार। ठीक, अब दोनों संख्याओं का योगफल करा था तो 10y प्लस x प्लस, ठीक है, y प्लस 10x इक्वल टू कितना 66। ये करा था दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 66 है। अब क्या करें, इस देखिए y और y वाले को जोड़ लीजिए, 10y और एक y कितना हो गया 11y, 10x और एक x कितना हो गया 11x हो गया आपके पास, और 11 का y हो गया इक्वल टू में क्या हो गया 66। अब क्या करें दोस्तों, दोनों पक्षों में 11 से भाग कर दीजिए, 11 से भाग करेंगे तो 11 कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 छक्के 66, 6 बच गया। अब इसको क्या करेंगे, कंडीशन फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए दूसरी शर्त क्या करा था इसमें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या का जो अंक है, अंक हम लोग क्या माने हैं x और y, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी, ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, तो कह रहा था कि अंकों का अंतर, मतलब x और y हमारे अंक थे, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो इसको हमारा क्या हो गया कंडीशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 6 और समीकरण 2 था x माइनस वाई बराबर कितना था 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए अगर यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, क्या लिखते हैं जोड़ने पर, तो ये हमारा प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो गया 2x इक्वल टू 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे 2 बटे में आ जाएगा, तो 2 बटे में आ जाएगा, तो 8 के बटे में 2, 2 चौके 8, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, चलिए रखते हैं x का मान समीकरण, चलिए 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x का मान कितना आया था 4 रख दिए, y बराबर, ठीक है 6 हो गया। तो अब देखिए y 4 को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x का मान आ गया और y का मान आ गया। तो अब क्या करेंगे संख्या बना लेंगे, अतः संख्या, तो संख्या आप सब क्या माने थे 10y प्लस x माने थे, तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए 10y का मान 2 आया है प्लस x का मान 4 आया, 10 दूना 20, 20 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। तो ये क्या करा था कि इनके अंकों का, देखिए आंसर की जांच कैसे करेंगे, करा था अंकों का अंतर कितना है 2 है, देखिए इनके अंतर 2 आ रहा है ना, और इन दोनों का योगफल करेंगे। ठीक है, अब ये करा था कि इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर उलट दें, देखिए एक अंक, मैं आपको आंसर की जांच करना बता दे रहा हूँ, उत्तर सही आया है कि नहीं सही है, आप कैसे बोर्ड एग्जाम में चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये करा था जो संख्या है और संख्या के अंकों का क्रम उलट दीजिए, तो हमारे पास 24 संख्या थी, 24 है, अब इसका अंक इसको इस साइड कर लीजिए और इसको इस साइड कर लीजिए, तो इधर करेंगे 4 उधर 2 हो जाएगा। तो अब करा था दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए, देखिए 66 आ भी रहा है, तो अर्थात हम लोग का आंसर क्या है 100% सही है। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका मेंसुरेशन से है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब कोई हमारा शंकु है, बेलन है और उस पर उसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवस की लागत भी ज्ञात कीजिए।
इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो तंबू बनाया गया है उसमें कुल कितना कैनवस, कैनवस आप समझते हैं, जिसको देहाती भाषा में हम सब कहते हैं पन्नी, बरसाती, ठीक है। तो वहीं आप लोगों से पूछ रहा है कि उसको बनाने में कितनी पन्नी की आवश्यकता होगी, कैनवस उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो वहीं हम लोगों को निकालना है। तो पहले फिगर को हम लोग समझते हैं, उसके बाद सब आसान तरीके से मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक यहाँ फिगर बनाया है। इसमें क्या करा था कि एक बेलन ऐसे सिलेंडर बना लीजिए आप। अब बेलन के ऊपर एक शंकु करा था बनाने के लिए, शंकु बन गया है ना। तो आपका ऐसा फिगर है करा कि अब इसको बनाने में कुल कितना तिरपाल लगा है, तिरपाल, ठीक है, तिरपाल कितना लगा है वही हम लोगों से पूछ रहा है। तो अब थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें कह रहा था ना कि देखिए बेलनाकार, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, जो बेलन है उसकी ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 है। तो देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो था, यहाँ से बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो था यहाँ से यहाँ तक, ये था आपका 2.1 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो था ये था 2.1 मीटर। और इसका कह रहा था कि व्यास, इसका क्या कह रहा था, व्यास। तो नीचे वृत्त परिधि, यहाँ देखिए व्यास होता है, ये व्यास है, वृत्त में व्यास होगा। तो जब व्यास कितना दिया था, 4 दिया था, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, 4। तो जब व्यास 4 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा था कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए यहाँ दिया ना, तो तंबू यहाँ देखिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो तिरछी ऊंचाई जो होती है ये वाली होती है। तो ये ऊंचाई जो हमारा दिया है शंकु की तिर्यक, तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2.8 मीटर। तो कितनी इसमें कैनवस लगेगी उसको समझते हैं पहले। तो देखिए समझना इसमें बहुत सरल तरीके से मैं बताऊंगा, ये आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अगर जब भी आप लोगों से पूछे कितना पन्नी लगेगा, बरसाती जो भी पूछे, कैनवस, ठीक है, त्रिपाल जो भी पूछा जाए, तो क्या करना है, चाहे और भी एक आठ यहाँ नीचे भी बना देता शंकु, कोई दिक्कत नहीं था। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए और इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना इसमें कैनवस लगेगा। तो चलिए हम लोग दोनों को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको दिया क्या क्या है इसको लिख लेंगे। तो यहाँ दिया क्या है, दिया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, यहाँ हम सबको दिया था कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्या दिया था, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई को h से दर्शा देते हैं। तो h कितना था, 2.1 मीटर, ठीक है। और त्रिज्या दिया था, व्यास दिया था, तो त्रिज्या निकालेंगे। अब दिया था व्यास, तो व्यास हमारा क्या होता है 2r, और आपका कितना था 4 मीटर था, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। अब तिरछी ऊंचाई l दिया था हम सबको, तिरछी ऊंचाई क्या दिया था l, 2.8 मीटर। अब चलिए हम सब निकालते हैं कैनवस का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं कैनवस, ठीक है। यहाँ जो पूछा जा था वही भाषा लिखिएगा, कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस का यहाँ लिखेंगे, कैनवस का क्षेत्रफल। तो हमने क्या बताया है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल दीजिए, शंकु का, ठीक है, वक्र पृष्ठ, और प्लस इसमें क्या कर दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, πr_l, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr_h। अब इसी दोनों पे क्या करना है, हम सबको मान को रख देना है। तो एक काम करते हैं, जो पाई है और जो आर है इसको कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या l + 2h, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान दिया था 2 था, रख दीजिए, एल का मान 2.8 दिया था उसको भी रख दीजिए, 2h का मान, बेलन की ऊंचाई थी 2.1 दिया था, इसको भी रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 22 का गुणा कर लीजिए, 22 दूनी 44/7, ठीक, इंटू 2.8 है, इसको लिखे रहिए, प्लस इस 2 का अंदर गुणा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, एक अंक पे दशमलव, ठीक है। अब देखिए 44/7 इंटू है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 0 हो गया, 4 2 6 हासिल कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा कितना हो गया 7। तो 7 से इस 7 को काट सकते हैं, तो हमारे पास कितना निकल के आ गया 44 वर्ग मीटर जो है इसमें क्या लगेगा कैनवस। जो कैनवस का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था तो कितना लगेगा 44 वर्ग मीटर। अब इसमें पूछ रहा था कि साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल इसका लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वर्ग मीटर का कितना ले रहा था 500 रुपया। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा था ना कि एक वर्ग मीटर का 500 रुपया लेता है, तो 44 वर्ग मीटर है तो कुल कितना खर्च आएगा, तो कुल लागत निकाल लेते हैं, कुल लागत। ठीक है, तो 500 रुपया एक वर्ग मीटर का, तो आपके पास कितना है 44 वर्ग मीटर, तो इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 हासिल 22, ये दीजिए आप आगे बढ़ा दीजिए तो कितना आ गया आपका, तो आपका निकल के आ जाएगा 22,000 रुपये। तो उसको जो बनाने में, ठीक है, जो उसमें कैनवस लग रहा था उसका खर्च कितना आएगा 22,000 रुपये। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने प्रायिकता से लिया है, तो प्रायिकता के क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया। देखिए 3 थैलों में क्रमशः 10 नारंगी, 10 हरे तथा 10 लाल रंग की गेंदें हैं। तीनों थैलों को एक बड़े थैले में मिला दिया जाता है। यदि बिना थैले को देखे उनमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद पहला दिया है नारंगी रंग की हो और दूसरा का दिया है नारंगी रंग की न हो। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो पहले जो गेंद है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे नारंगी रंग की गेंद थी, नारंगी रंग की, ठीक है, गेंद की संख्या, गेंद या सिर्फ गेंद, नारंगी रंग की गेंद कितना था 10 था। और हरे रंग की गेंद कितना था दोस्तों 10 था। अब लाल रंग की निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर निकालेंगे लाल रंग की, तो लाल रंग की गेंद, ठीक है, कितना था 10 था। अब इन तीनों जो गेंद अलग अलग बॉक्स में है, अलग अलग बैग में है, अब इसको क्या करा एक बड़े बैग में मिलाया जाता है, तो बड़े बैग में कुल गेंदों की संख्या, बड़े, ठीक है, बैग में कुल गेंदों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, सबको एक ही मिला देंगे 10 10 10 30 हो जाएगा, 30 गेंद। ठीक है, तो अब देखिए कुल घटना कितनी हमारे पास हो रही है, कुल घटना हमारे पास 30 हो रही है। अब हमसे इसमें क्या पूछा है, प्रायिकता पूछा है कि नारंगी रंग की गेंद हो, तो यहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे प्रायिकता का, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, तो यहाँ जो सूत्र होता है इसको लिखेंगे संभावित घटना, ठीक है, या घटित घटना लिख देंगे, बटे कुल घटना। ठीक है, आनंद ही आनंद है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए इसमें हम लोगों से प्रायिकता पूछा है नारंगी रंग की गेंद हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नारंगी रंग की गेंद होने की प्रायिकता। तो सिंपल सा तरीका है, नारंगी रंग की गेंद कितने थे 10 थे, 10 लिख लीजिए, और कुल गेंद कितना था 30 था, तो 30 लिख लीजिए, काट लीजिए, तो 1/3 आपका हो गया प्रायिकता, क्यों किसकी, नारंगी रंग की गेंद होने की प्रायिकता। अब फिर पूछ रहा कि नारंगी रंग की गेंद न हो, जब नारंगी नहीं होगी तो हरा होगा या फिर लाल होगा, हरा लाल दोनों में से होगा ही करेगा, तो यहाँ फिर से निकालेंगे प्रायिकता कि नारंगी रंग की गेंद न होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे नारंगी, ठीक है, रंग की गेंद न होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, तो नारंगी नहीं होगा तो लाल होगा या हरा होगा,
तो लाल और हरा का योगफल कितना होगा 20, 10 दोनों थे और कुल घटना कितनी है 30, काट लीजिए 2/3, तो 2/3 आपका हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी से अच्छी वीडियो लगी हो आप लोगों को तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।